प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ। अमरीका की जानिब से ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी जारी है, लेकिन जो ट्रैकिंग डेटा है उससे ये मालूम हुआ है कि ईरान से मुंसलिक 4 जहाज़ गुजरे भी हैं। यानी या तो उन्हें अमेरिका ने गुजरने दिया है, या अमेरिका उन्हें रोक नहीं पाया, या फिर नाकाबंदी ही नहीं हुई है। BBC ने इस पर एक तफसीली स्टोरी भी की हुई है जिसमें बताया कि 4 जहाज़ ईरान से मुंसलिक गुजरे हैं। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने खुद ये दावा किया है कि पिछले 24 घंटे में 34 जहाज गुजरे हैं आबनाए हुर्मुज से। अगर डोनाल्ड ट्रंप का ये दावा दुरुस्त मान लिया जाए, और वो दावा इसलिए कर रहे हैं, वो ये बताना चाहते हैं कि आबनाए हुर्मुज तो बंद ही नहीं है, आबनाए हुर्मुज खुली हुई है और 34 जहाज गुजरे हैं। लेकिन कोई और उनके इस फिगर की जो डोनाल्ड ट्रंप दे रहे हैं उसकी तस्दीक नहीं कर रहा कि 34 जहाज गुजरे हैं। कोई 20 के करीब जो है वो एक और अखबार ने लिखा हुआ है कि जहाज गुजरे हैं, जिससे ये अंदाजा होता है कि उन जहाज़ों को जिनको ईरान चाहता है कि गुजरे वो तो गुजर पा रहे हैं, लेकिन जिनको नहीं चाहता कि वो गुजरे वो गुजर नहीं पा रहे हैं। यानी अगर आप इसका लुब्बे लुबाब देखें तो वो ये है कि आबनाए हुर्मुज का कंट्रोल अभी भी ईरान के पास है, और जिन जहाज़ों को वो चाहता है कि गुजर जाएं वो गुजरते हैं, और जिन जहाज़ों को नहीं चाहता वो नहीं गुजरते। लेकिन बीजिंग ने अमेरिका की जानिब से ये नाकाबंदी की जो इनिशिएटिव था या जो ऐलान था, इस पर काफ़ी तनकीद की और इसे ख़तरनाक भी करार दिया है, इसे गैर जिम्मेदाराना भी करार दिया है। यानी एक कॉन्फ्लिक्ट जो है वो दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ कल भी हम जिक्र कर रहे थे कि बरतानिया और फ्रांस एक समिट बुला रहे हैं, और गालिबन आइंदा जो अब आने वाला फ्राइडे है इसी को ये कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, जिसमें इस सारी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। क्योंकि नेटो को भी, बरतानिया को भी, कुछ यूरोपियन ममालिक को भी डोनाल्ड ट्रंप ये कहते रहे हैं कि वो अपने माइन स्वीपर्स भेज रहे हैं, और माइंस स्वीपर जो हैं वो, यानी उनका दावा ये था कि बरतानिया भेज रहा है, या नेटो के कुछ ममालिक जो हैं मेंबर ममालिक वो भेज रहे हैं माइन स्वीपर्स। लेकिन अभी तक किसी ने तस्दीक नहीं की, खुद बरतानिया ने भी तस्दीक नहीं की कि वो माइन स्वीपर्स भेज रहा है। नाकाबंदी के लिए भी डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया था कि नेटो के ममालिक और बरतानिया नाकाबंदी में हमारा साथ देंगे। कल रात भी उन्होंने कहा कि कई ममालिक ने हमें यकीन दहानी कराई है कि नाकाबंदी में हमारा साथ देंगे। लेकिन ना तो वो किसी मुल्क का नाम ले रहे हैं, ना कोई और मुल्क ये कह रहा है कि हाँ हम नाकाबंदी में अमेरिका का साथ देंगे। तो ऐसा लगता है कि सूरत हाल अभी भी पूरी तरह से कंट्रोल में अमेरिका के नहीं है। यही वजह है कि बातें हो रही हैं कि शायद अमेरिका को बहुत जल्द मुज़ाकरात की मेज़ पर दोबारा बैठना पड़े, और ये मुज़ाकरात जो हैं वो आइंदा हफ्ते हो सकते हैं। पाकिस्तानी अखबारात में आज ये खबरें छपी हुई हैं कि 21 अप्रैल तक के करीब जो है वो मुज़ाकरात का एक राउंड हो सकता है। ख्वाजा आसिफ साहब से मंसूब भी बयानात अखबारात में छपे हुए हैं जो कह रहे हैं कि मुज़ाकरात के दोबारा होने के या राउंड 2 होने के इम्कानात हैं। और वॉल स्ट्रीट जर्नल ने भी दोबारा मुज़ाकरात की पेशगोई की है और कहा है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान दोबारा मुज़ाकरात हो सकते हैं। अब ये दोबारा जो मुज़ाकरात हैं ये कहाँ होंगे? क्या इस्लामाबाद ही में होंगे? इस हिस्से में ईरान ने तो वाज़ेह तौर पर यह कहा है कि उनकी तरजीह इस्लामाबाद ही है। वो चाहते हैं कि इस्लामाबाद में ही मुज़ाकरात का राउंड 2 हो। लेकिन जाहिर है कुछ भी कहना अभी इस हवाले से कबल अज़ वक्त होगा, लेकिन इसके जो नताइज हैं या इसके असरात हैं वो अभी भी मुरतब हो रहे हैं। ईरान का दावा यह है कि अमेरिका और इसराइल के हमलों में $270 अरब का नुकसान हुआ है, और वो चाहता है कि उसकी कॉम्पनसेशन पे की जाए। उधर ईरान जो है, अमेरिका वो उसका भी इस जंग के ऊपर एक बड़ी कॉस्ट आई है। तो क्या होने जा रहा है आइंदा चंद दिन में, इस पर हम तफसीली गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ प्रोफेसर अदील मलिक साहब मौजूद हैं। आप माहिर हैं उमूर मशरिक़ वस्ता के, बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब, खुशामदीद। ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, दिफाई जज्जाकार हैं। और डॉक्टर जमील अहमद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप UAE, लीबिया और माल्टा में पाकिस्तान के सफ़ीर रहे हैं, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, खुशामदीद आपको भी। मैं प्रोफेसर अदील मलिक साहब आपसे शुरू करूँगा। ये जो नाकाबंदी है, आप ये जाहिर है इस पर तो मुतज़ाद खबरें हैं कि नाकाबंदी है या नहीं है, लेकिन इसका मुआशी पहलू क्या है? अगर ये नाकाबंदी अमेरिका करने में कामयाब रहता है और उसका मकसद यह है कि वो ईरान की इकोनॉमी को बिल्कुल एक सिक्वीज कर दे, या वो अपना तेल भी जो इंटरनेशनल मार्केट है उस तक ना पहुंचा सके, इसका क्या इम्पैक्ट होगा? हम असल में एक ऐसी सूरत हाल में दाखिल हो चुके हैं कि जहाँ पे कोई भी इजी ऑप्शन नहीं है। जिस तरह आपने फरमाया कि अमेरिका नाकाबंदी कर सकता है या खुलवा सकता है, लेकिन उसके नतीजे में ईरान फिर अपना मैक्सिमम प्रेशर लाएगा। ईरान कमज़ोर ज़रूर हो चुका है, उनका काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ, लेकिन उनके पास विल टू फाइट है, और उनके पास एक इंसेंटिव भी है कि वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए हतमी सतह तक जो जाना पड़े वो जा पाएंगे। तो जब तक ये जो आबनाए हुर्मुज़ है वो मुकम्मल तौर पे नहीं खुलती,
और उसकी एक नई प्रिडिक्टेबल अरेंजमेंट नहीं आती, उस वक्त तक आलमी मईशत को बहुत गहरे खतरात हैं। अब आप आज देखें कि IMF की रिपोर्ट है जिसमें उन्होंने कहा है कि बरतानिया तमाम मगरबी ममालिक में सबसे ज़्यादा उनकी मईशत पे इस वक्त असर हो रहा है। मैं 2 हफ्ते कबल अमेरिका में था और वहाँ मैंने देखा कि ऑलरेडी जो रिसेशन है वो आ चुका है, रिसेशन की जानिब बढ़े हैं, बहुत ज़्यादा तकसीम है अमरीकी इंतज़ामिया के अंदर, और मेरा नहीं ख्याल कि जो अमरीकी वोटर है बहुत देर तक इस गैर यकीनी सूरत हाल को अब्जॉर्ब कर सके। और आपने खुद ही अपने इब्तदाई में बताया कि यूरोप में भी ये जो मुआशी असर है वो फौरी तौर पे पहुंच रहा है। तो अल्टीमेटली जो इसमें अच्छी बात है वो ये कि अमेरिका के लिए भी और ईरान के लिए भी बहुत ज़्यादा इंसेंटिव है कि वो बैठें और इस चीज़ को अच्छे तरीके से सॉल्व करें। मसला ये है जो मुझे नज़र आ रहा है वो ये है कि ये जो बहस और है ना वो सिर्फ ईरान और अमेरिका के दरमियान नहीं है, बल्कि जो मुख्तलिफ तरह की उनके साथ मुंसलिक जो लॉबीज़ हैं उनके साथ है। अमेरिका के अंदर भी एक हार्डलाइनर्स हैं जो खासे इसराइल के साथ कनेक्टेड हैं, अमरीकी इंतज़ामिया पे भी इसराइल का इन्फ्लुएंस है, और जहाँ तक ईरान का ताल्लुक है तो ईरान को भी ये कोशिश करनी है कि मुल्क के अंदर भी मुख्तलिफ जो उनके डिसीजन मेकर्स हैं वो ऑन बोर्ड हों, और साथ साथ लबनान के अंदर ऐसा ना हो कि ईरान एक एग्रीमेंट करे और लबनान में जो उनके साथी हैं वो ये फील करें कि हमें तो उन्होंने बिल्कुल बाहर निकाल दिया। तो अब ये जो अबनाए हुर्मुज़ के साथ साथ जो लबनान के ऊपर कंट्रोल है और वहाँ पे जो सीज फायर है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि अगर ऐसी पॉसिबिलिटी हो कि ईरान अमेरिका के साथ मुआहदा कर ले, अबनाए हुर्मुज़ खुल जाए, लेकिन लबनान के अंदर सीज फायर ना हो, तो ये भी फिर इरानियन ऑब्जेक्टिव्स के लिए बहुत बड़ा सेटबैक होगा। तो ये देयर आर मैनी puzzles, many pieces to this puzzles जो इकट्ठे जिनको हल होना ज़रूरी है। लेकिन मुझे लगता है कि दोनों जो पार्टीज हैं उनके पास काफ़ी ज़्यादा इंसेंटिव है कि वो बैठे और उसको सॉर्ट आउट करें। हाँ, बैठ के सॉर्ट आउट करें। और मैं अब्बास अरागची का एक बयान देख रहा था जिसमें उन्होंने कहा कि जो मुज़ाकरात इस्लामाबाद में हो रहे थे उसमें रात को 2-3 बजे के करीब जाकर तो उन्हें ये एहसास हुआ कि शायद अब मुआहदा हमारा होने के करीब है, जमील अहमद खान साहब। लेकिन वो फिर ये कहते हैं कि उसके बाद फिर अमेरिका ने अपने जो मुतालबात थे उसको अचानक बहुत सख्त कर लिया, यानी जहां पर वो फ्लेक्सिबिलिटी दिखा रहे थे उसको उन्होंने वापस ले लिया और सख्त अपना मौक़िफ़ कर लिया। यानी जब अमेरिका से वो राब्ते में थे तो शायद कोई ऐसी हिदायत आई जिसके नतीजे में वो मुज़ाकरात फिर कामयाब नहीं हो सके। आपके ख्याल में ये जो की पॉइंट है इन मुज़ाकरात का, जो यूरेनियम की अफजूदगी है या अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम कंटिन्यू करना है, अमेरिका ये कहता है कि ईरान हमें कोई यकीन दहानी नहीं करा रहा। ईरान आपके ख्याल में क्यों यकीन दहानी नहीं करा रहा? क्या उसकी वजह यह है कि वो पहले चाहता है कि भाई हमें कॉम्पनसेशन पे करें, पहले वो चाहता है कि आप हमारा जो लेबनान वाला मामला है उसको सेटल करें और फिर हम इसकी आपको यकीन दहानी कराएंगे? क्या ये मामला है या कुछ और? नहीं, लेबनान वाला मामला तो खैर सेटल हो ही जाएगा, लेकिन असल मामला यही है यूरेनियम वाला, क्योंकि यूरेनियम एनरिचमेंट का जो 450 किलोग्राम एक जो उनके पास 60% के करीब जो JCPOA से जब पिछली दफ़ा डोनाल्ड ट्रंप वॉकआउट कर गए और उसके बाद ईरान आज़ाद हो गया JCPOA से, यानी कि उसके ऊपर कोई कदगन नहीं थी, तो उसने एनरिच कर लिया 60% तक। वही एक सबसे बड़ा ये है बोन ऑफ कंटेंशन है। और बाकी जो उनके पास वो कहते हैं ना कि जेडी वैन ने कहा दे शुड नॉट इवन हैव द टूल्स टू एनरिच मटेरियल इवन इन फ्यूचर, तो उसका उन्होंने बता दिया। जो बातें सामने आई हैं अब तक अंदर की, वो ये है कि ये बात दुरुस्त है कि राष्ट्रीय साहब ने जो कहा और उसके बाद थोड़ा सा सख्त गिर बात हुई, वो इसलिए कि दोनों पार्टियां, एक नहीं बल्कि दोनों साइड, वो अपने अपने कायदीन से कर मशवरा कर रहे थे। लेकिन अमेरिका के लिए एक और प्रॉब्लम थी, नेतन्याहू भी बीच में हॉटलाइन पे मौजूद थे, तो वो अब ट्रंप के साथ और ट्रंप इनके साथ, बल्कि एक जगह तो ये भी खबर है कि खैर जाते वक्त तो उनकी बात हुई है नेतन्याहू से जेडी वैंस की जहाज में, लेकिन उससे पहले भी, इसकी वेरिफिकेशन तो नहीं हो सकती, लेकिन इससे पहले भी उन्होंने बात की। उसका मतलब जो अभी अमेरिका जो इजरायली लॉबी की बात हो रही थी वो आज की बात नहीं है, वो हिस्टोरिकली देखा जाए तो बहुत पुरानी बात है इजरायली लॉबी यकीनन उसमें। और इसीलिए वहाँ के कांग्रेस पर्सन जो है वो उसमें से कई ये कहना शुरू कर दिया है कि भाई हम ये इजराइल की फॉरेन पॉलिसी लेके चल रहे हैं या अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी लेके चल रहे हैं। और आपने ये भी आवाज सुनी होगी अमेरिका से कि अमेरिका इज इजराइल एंड इजराइल इज अमेरिका, ये हार्डलाइंस की आवाज है। तो फिर अब आ जाते हैं वापस ईरान भी जो है वो भी कंसल्टेशन में था अपने
कायद के और कायदीन बाकी जो वहाँ टीम मौजूद थी हार्डलाइनर्स की। तो उस लिहाज से जेडी वैंस के अल्फाज में मैं बता दूं, वो कहते हैं lots of progress. America was very flexible, US was very flexible, but Iranian did not have the authority to cut a deal. मैं कहूँगा Americans also did not have the authority to cut a deal. अगर वो होता तो मिडनाइट के बाद सफीर क्यों अपना रवैया, वजह क्या है? देखिए, एनरिचमेंट का ईरान तकरीबन जो पिछली दफा अखबारों में आया और जो इंडिया दिया फॉरेन मिनिस्टर ओमान ने वो बता दिया था कि डील होने वाली थी। ईरान यहाँ तक के उन खबरों के मुताबिक कि वो राजी हो गया था कि जीरो एनरिचमेंट कर देगा। हालांकि ईरान का अपना सॉवरन हक है 3.67 JCPO जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन के तहत उनका हक था, या एनपीटी के सिग्नेटरी के तहत, वो तो JCPO में नहीं रहा लेकिन एनपीटी का भी मेंबर है, उसके तहत उसका हक है कि सॉवरन हक है कि सिविलियन यूज के लिए वो अपने एनर्जी के लिए इस्तेमाल कर सकता है, साइंटिफिक रिसर्च के लिए, एनर्जी के लिए और बाकी तमाम चीजों के लिए। 3.67 ईरान इस पर राजी था तकरीबन। अब डिमांड अमेरिका की तरफ से बढ़ गई काफी, जब अमेरिका की तरफ से बढ़ गई तो ईरान की तरफ से भी। लेकिन इस मीटिंग के दौरान जो हमारी फैसिलिटेशन से, पाकिस्तान की फैसिलिटेशन से, जो हमारे CDF की फैसिलिटेशन से, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की तरफ से और साथ में प्राइम मिनिस्टर की तरफ से जो फैसिलिटेशन हुई और बाकी उनकी टीम की तरफ से, उसमें बर्फ इतनी पिघली कि वो कहते हैं एक तरफ से डिमांड आई कि 20 साल के लिए आप सस्पेंड कर दें, बिल्कुल इस मामले में कोई इनरिचमेंट न करें। तो ईरान यहां तक उसने फ्लेक्सिबिलिटी दिखा दी कि चले 5 साल रख लें। इस पे ईरान अमेरिका राजी नहीं हुआ। क्यों? कि आपने नेतन्याहू को सुना होगा कि वो कहते हैं कि जी बिल्कुल इसको डिसमेंटल किया जाए, और वही आवाज अमेरिका के जरिए सुनाई देती है, दे शुड नॉट इवन हैव एनी टूल टू एनरिच द मटेरियल। इसका मतलब ये है कि उनके साइंसदान जो हैं वो भी, उनके नॉलेज को भी खत्म कर दिया जाए, उनके पास जितने सेंट्रीफ्यूज है उसको जाया कर दिया जाए, उनके पास जो वो बिल्डिंग है जहां वो फिक्स है फोर्डो और इस्फहान वगैरह, उनको मिसमार कर दिया जाए। तो वो उससे मामला बर्फ पिघली थी 20 साल की गारंटी पर। और फिर 450 जो है वो रशिया ने कल भी कहा ना कि हम इसकी ले सकते हैं हिफाजत में अपने, और अमेरिका हासिल करने की कोशिश कर रहा है। ये उस डॉक्टर जमील साहब जो मुआहिदा अमेरिका हासिल करने की कोशिश कर रहा है, ये उस मुआहिदे से कैसे मुख्तलिफ है जो बराक ओबामा ने किया था? इसी मुआहिदे को तो तकरीबन खत्म किया था डोनाल्ड ट्रंप ने, और अब क्या उसी तरह का मुआहिदा दोबारा चाहते हैं? इसका जानने के लिए, इस सवाल के जवाब के लिए जरूरी है कि खत्म क्यों किया था। नेतन्याहू जब ओबामा मुआहिदा ये कर रहे थे P5+1, P5 का मतलब है जो वीटो पावर्स हैं और प्लस जर्मनी ने मिलके 1 साल मेहनत करके, चाइना रशिया सारे मिलके उन्होंने ये मुआहिदा को इस हतमी तक पहुंचाया। और उसके बाद फिर उधर से ईरान जब उसमें राजी था, और फिर उसके बाद जब 3.67 का मामला आया तो उसके बाद नेतन्याहू के जोर जबरदस्ती पर उसके वॉकआउट भी किया। उस वक्त भी नेतन्याहू चाहते थे कि मुआहिदा ना हो। क्यों? वो इसलिए कहते थे कि अगर इनके पास 3.67 की कैपेसिटी आ गई तो उस कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं, वो सेंट्रीफ्यूज और हासिल कर सकते हैं, जो कि बाद में उन्होंने कर लिया ईरान ने 60% तक। तो उनको सेंट्रीफ्यूज को वो हासिल कर सकते हैं और फिर 3.67 से आगे बढ़ सकते हैं, जो कि वो बढ़ गया 60%। जब 60% कोई मुल्क अगर अफजूदगी कर लेता है तो साइंसदानों के मुताबिक, और मेरा इसमें थोड़ा सा तजर्बा रहा है, मैं एक ऐसे एहसास उसमें रहा हूँ जहाँ ब्लास्ट हुआ था और जहाँ मुझे फख्र है कि मैं डॉक्टर कदीर खान की मावनत कर रहा था, सरकारी तौर पर मेरी पोस्टिंग थी उनके साथ। तो मुझे इस चीज की का इदराक है कि 60% जब हो जाए तो आगे फिर चंद हफ्तों की बात होती है, अगर उसके पास कैपेसिटी हो तो वो कर सकते हैं, न्यूक्लियर वेपन बन सकता है। यही मामला है, और जिसकी गारंटी वो ईरान अब देना चाहता है कि भाई आप इसको किसी ऐसे एंटिटी, कोई ऐसा फ्रेमवर्क बना ले जिसमें आप मुतमईन हो जाए कि हम इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये उस हिफाजत में दे देते हैं। मैं समझता हूँ कि नेक्स्ट जो कंफर्ट लेवल होगा ईरान का वो पाकिस्तान भी हो सकता है। रशिया ने तो अपना कर दिया है, और पाकिस्तान क्यों हो सकता है 450 उसकी हिफाजत के लिए कि पाकिस्तान के जो फ्रेमवर्क है कमांड एंड कंट्रोल का, जो अपनी न्यूक्लियर हमारी कैपेसिटी और कैपेबिलिटी है, वो पूरी दुनिया में मानी और जानी जाती है कि इनका बहुत मजबूत और मरबूत कंट्रोल है इस पर। तो उस लिहाज से आगे जाके जब ये थर्सडे को जिस तरह शुनीद है, या इस हफ्ते में जिस तरह शुनीद है कि दूसरा दौर होगा, तो हो सकता है कि उधर ये बात क्लियर हो जाए। दुनिया मुतहम्मल नहीं हो सकती कि अब नए हरमुज भी बंद रहे,
ये मखासमत भी रहे। आपने सुन लिया जी हाँ। रिसेशन की बात, आपने और सुन इस पर लिया कि सख्त रद्द-ए-अमल भी आ रहा है, ये ज्यादा अर्सा चल नहीं सकता। बिल्कुल ठीक है आपने, मैं अगर आप इजाजत दें सर तो मैं ब्रिगेडियर मसूद साहब से जरा इस पर जी, राय प्लीज। लेना चाहूंगा। ब्रिगेडियर साहब, चाइना का बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल आया। बीजिंग ने कहा कि ये खतरनाक है जो अमेरिका कर रहा है, खतरनाक भी है, अनफेयर भी है, गैर जिम्मेदाराना भी है। तो इसे चाइना के स्टेटमेंट को धमकी समझा जाए या क्या समझा जाए, क्योंकि क्या ताकत के बलबूते पर जो अमेरिका है वो चाइना के जहाज रोक सकता है? ये तो एक्ट ऑफ वॉर नहीं हो जाएगा फिर? हाँ जी, हाँ, बहुत शुक्रिया। देखिए, पहले सबसे पहले इम्पोर्टेंस उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि आप जो ब्लॉकेट, नेवल ब्लॉकेट कर दिया है, तो देखें कि इसकी डिपेंडेंस गल्फ कंट्रीज के अलावा ईरान का 90% एक्सपोर्ट यही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होते हैं, उनके 17% इंपोर्ट्स इधर ही से होते हैं। सो इंटायरली उनका ऑयल जो सब कुछ जो रेवेन्यू, वो जो उनकी इकोनॉमिक लाइफ लाइन है, दैट इज थ्रू स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। अगर अमेरिका इसको कंट्रोल करता है तो ईरान तो बात की बात है। आप देखें कि इंटायर आपकी जो वर्ल्ड इकोनॉमी विल बी ऑन इट्स नीज, क्योंकि जब ये बंद होगा तो आप देखेंगे जो बाबुल मंदब भी बंद हो जाएगा, होतीस वहां बंद कर देंगे, तो आपके दो चौक पॉइंट्स बंद हो जाएंगे, वर्ल्ड इकोनॉमी आप देखें दैट विल कोलैप्स। दैट इज वन थिंग। और सेकंड अभी ये है, देखें नेवल ब्लॉकेड का तो अभी मुझे लगता है पोस्चरिंग की है, इफेक्टिव तो उन्होंने किया, ऐसा नहीं है। जिस तरीके से चाइनीज जहाज था वो ओपनली वहां से गुजर के बिल्कुल वहां से निकल गया है। आज तो चाइनीज के उनके जो फॉरेन ऑफिस के स्पोक्स पर्सन ने कहा था कि ये बहुत सीरियस है और ये इससे कन्फ्लिक्ट मजीद बढ़ सकती है, एस्केलेशन हो सकती है। और ये तो चाइनीज ने एक बड़ा स्टैंड लिया था। इवन सऊदीज ने दे कन्वेड देयर कंसर्न टू यूनाइटेड स्टेट्स। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने इसको रिपोर्ट किया है। उन्होंने कहा था कि भाई ये बहुत खतरनाक डेवलपमेंट आप लोग कर रहे हैं, इससे मजीद मसाइल बढ़ सकते हैं। और उन्होंने कहा था कि ये बंद करेंगे हमारी भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट का मसला होगा, बाबुल मंदब भी बंद हो जाएगा और इससे मजीद जो जंग है या वायलेंट कन्फ्लिक्ट है खिते में हो सकता है। सो दैट इज फिर दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि पोस्चरिंग की है, प्रेशराइज कर रहे हैं, नॉट सिर्फ ईरान को प्रेशराइज कर रहे हैं कि टेबल पे वापस आए, दे आर ट्राइंग टू एटलीस्ट वो फोर्स कर रहे हैं कि कंसेशन दे। और चाइना को भी प्रेशर ये कर रहे हैं कि भाई आप इन्फ्लुएंस करें ईरान को कि अब ये टेबल पर बैठे ताकि चीजें हम कंक्लूड करें। और देखें अब जो थिंक टैंक्स है वो ये मानते हैं कि जो ट्रम्प पीछे हार रहा था एटलीस्ट जो ईरान के साथ उसमें वो कॉन्फ्लिक्ट में, अब ऑफ फ्रेम इसको कुछ ना कुछ अब इन्होंने अपने पॉइंट्स रख दिए हैं, डिमांड्स रख दिए हैं। सो उससे एक थोड़ी सी उन्होंने लिफ्ट वो समझ लें उनकी क्रेडिबिलिटी में आया है। तो मेरा ख्याल में उससे ये है कि कंसर्न तमाम इंटरनेशनल कम्युनिटी का है। बट नो, अभी देखें ना इसको इफेक्टिव करने के लिए एटलीस्ट जो अभी स्टडीज आई है मेरे टाइम एक्सपर्ट्स के बकौल 2 एयरक्राफ्ट कैरियर चाहिए, 10 to 12 फ्रिगेट्स और डिस्ट्रॉयर चाहिए, इन एडिशन टू द लोकल अलायंसेस। इसका मतलब है यूएई भी सपोर्ट करे, बहरीन भी सपोर्ट करे या बाकी करे, तब जाके ये कर सकते हैं। पास में एक रिकॉर्ड था कार्टर के दौर में, रेगन के दौर में, उन्होंने कुवैत के जो प्रॉब्ली कुवैत के थे उन्होंने टैंकर्स को एस्कॉर्ट किया था इस एरिया में। सो अमेरिकन इन्फ्लुएंस भी इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में 1949 से यहाँ पे है, उनका इंटरेस्ट है। किसी जमाने पे यहाँ पे कार्टर डॉक्ट्रिन भी चली है, तो बहुत सारे वो उस पॉइंट ऑफ व्यू से है। लेकिन मेरा मानना है इट इज अ पोस्चरिंग एट द टाइम प्रेशर टैक्टिक्स है। सही है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन प्रोफेसर साहब, अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद होने या जो नेवल ब्लॉकेड है उससे सिर्फ ईरान के ऊपर फर्क नहीं पड़ रहा, इसे दुनिया के और कई ममालिक पे, यहाँ तक कि उसका असर जो है वो अमेरिका तक पहुंचा हुआ है। और आपने कहा कि ऑलरेडी रिसेशन वहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। लेकिन अगर ये बाबुल मंदब बंद हो जाता है, ये वाली जो स्ट्रेट है 20 माइल्स की, तो इसका इम्पैक्ट तो फिर दुगना हो जाएगा। इसका क्या फर्क पड़ेगा आपके ख्याल में मौशी तौर पे? बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा, क्योंकि देखें आपकी बहुत सारे जो ये बाब है जिसका आपने जिक्र किया, ये इस्तेमाल होती है जो दूसरे एवेन्यूज क्लोज होते हैं। मुझे ये लगता है असदुल्लाह साहब कि अगर ये अगले महीने तक ये चीज़ रिजॉल्व ना हुई तो फिर इसमें दूसरे लोग भी आ जाएंगे, क्योंकि यूरोप अभी तक फेंस पे बैठा है, साउथ ईस्ट एशिया फेंस पे बैठा है, चाइना फेंस पे बैठा है, जापान। लेकिन जो इन इकोनॉमीज के ऊपर भी इम्पैक्ट बढ़ता जाएगा
तो फिर उनको इसमें शामिल होना पड़ेगा डायलॉग की सूरत में, या फिर वो एक जीरो सम गेम बन जाएगी कि वो हर मुल्क अपना इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करेगा। देखिए ये जो अब सिचुएशन है, इसको आप कई जाविये बना लें कि ये बंद हो, वो ना बंद हो, ये शिप जा सके, वो ना जा सके, जो भी इसमें से एक्विलिब्रियम इमर्ज होगा वो जियो इकोनॉमिक फ्रेगमेंटेशन होगी। ये जो यानी मईशतों का जो आपस में ख़ास तरह का ताल्लुक था वो फ्रैगमेंट होगा। जब भी ये चीज़ फ्रैगमेंट होती है तो उसके इफ़ेक्ट्स को आप कंटेन नहीं रख सकते, और यही इस जंग की अभी तक खुसूसियत रही है कि इराक वॉर हो, अफ़गानिस्तान की वॉर हो, बहुत बड़ी बड़ी जंगें थी, लेकिन उसके जो इफ़ेक्ट्स थे मोर और लेस कंटेन थे। ये जो ईरान की जंग है, इसके नतीजे में फौरी तौर पे ये आलमी मईशत की जंग बन गई है, और जो आप ऑयल शॉक इस वक्त आ रहा है, वो ऑयल शॉक 1973 का ऑयल शॉक जितना बड़ा या शायद उससे भी बड़ा ऑयल शॉक है। और उस ऑयल शॉक की क्या बात थी कि वो सब मईशतों को उसने, चाहे आप तेल दरामद कर रहे हैं, बरामद कर रहे हैं, आप किसी न किसी तरीके से उससे अफेक्टेड हैं। तो ये अब एक ग्लोबल शॉक की तरह बन रहा है, और कोविड के बाद बहुत बड़ा शॉक ही आ रहा है। इसका इफेक्ट सेकंड ऑर्डर इफेक्ट होगा, जो आपकी रेमिटेंसेस आती हैं, आपकी इन्वेस्टमेंट्स आती हैं। लेकिन इस दौरान मैं आप सबके साथ एक खबर शेयर कर लूं, और बड़ी इंपॉर्टेंट ये न्यूज़ है प्रोफेसर साहब कि डोनाल्ड ट्रंप का ये स्टेटमेंट अभी चल रहा है कि ईरान और अमेरिका मुज़ाकरात का अगला राउंड पाकिस्तान में ही अगले 2 दिन में हो सकता है। ये डोनाल्ड ट्रंप ने अभी स्टेटमेंट दिया है। उनका ये स्टेटमेंट इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर हमारे खबर की सूरत में चल भी रहा है नीचे कि अगले 2 दिन में मुज़ाकरात हो सकते हैं, और इसका इजहार पिछले 24 घंटे में कई और लोगों की तरफ से भी किया गया है। अब डोनाल्ड ट्रंप ने खुद ये कह दिया है, तो इसका मतलब है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। तो इस पर मैं जी आप क्या ये मेरे ख्याल में बिल्कुल जिस तरह आपने फरमाया, ये गैर मुतवक्के नहीं है, क्योंकि अगर आपको याद हो तो बहुत जो बड़ी डेवलपमेंट थी वो ये कि जब जेडी वैंस जा रहे थे तो उन्होंने ये कहा कि हमने ये प्रपोजल ईरान को दिया है और वो वापस जाएंगे और उसको देखेंगे। यानी उन्होंने मुज़ाकरात की पॉसिबिलिटी को, फर्दर मुज़ाकरात की पॉसिबिलिटी को फोरक्लोज नहीं किया। इसी तरह जो ईरानियन नेगोशिएटर्स थे उन्होंने भी यही कहा कि डायलॉग ही उसका बेस्ट रास्ता है आगे। तो जैसे मैं अभी कुछ देर पहले आपसे गुजारिश कर रहा था कि इस वक्त जो मारूजी हालात हैं ईरान के अंदर और अमेरिका के अंदर और मगरबी ममालिक में, उसमें बहुत ज़्यादा मुफाद है इन तमाम ताकतों का कि वो टेबल पे आए और इसको किसी न किसी तरीके से रेजोल्यूशन की तरफ लेके जाएं। मेरे ख्याल में ख़ास कर अमेरिका के लिए ये बहुत क्रिटिकल मोमेंट है, उनकी इकॉनमी के लिए और उनकी जो तकसीम है उनके माशरे के अंदर और हुकूमती निज़ाम के अंदर। आप ये ज़हन में रखें कि पेंटागन में बहुत ज़्यादा डिबेट हो रही है, उनकी जो थिंक टैंक्स हैं, इस्टेब्लिशमेंट के बड़े लोग हैं, यूरोप उनके साथ राज़ी नहीं है इस पूरी चीज़ में, गल्फ वैसे नाराज़ हुआ है क्योंकि उन्हें ये फीलिंग है कि उनको प्रोटेक्ट नहीं किया गया। तो मैं पूरी उम्मीद हूँ कि कम अज़ कम ये आगे की तरफ जा रही है। अब अगर डोनाल्ड ट्रंप खुद आते हैं इसके लिए तो फिर इसका मतलब है कि पहले से चीज़ें एग्री कर चुकी हैं और अब बस साइन करना रह गया। लेकिन अगर दूसरे डेलीगेशंस आते हैं तो वो भी एक मुस्बत पेशरफ्त है कि ये कम से कम प्रोसेस जो है वो आगे की तरफ बढ़ रहा है। ठीक, कौन आएगा, क्या डोनाल्ड ट्रंप खुद आ सकते हैं? आज सारा दिन इस पर बहस भी होती रही है। तो मैं ये चूंकि सफारतकारी के माहिर हैं डॉक्टर जमील अहमद खान साहब, उनसे मैं जानता हूं कि क्या इस मौके पर डोनाल्ड ट्रंप खुद आ सकते हैं मुज़ाकरात का हिस्सा बनने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर जमील साहब, ये बताइए कि ये तो बड़ी अच्छी बात हो गई कि मुज़ाकरात रिज्यूम होने जा रहे हैं, इसकी तवक्को भी की जा रही थी और भी लोग इस बारे में बात कर रहे थे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने खुद कह दिया कि अगले 2 दिन में मुज़ाकरात का अगला राउंड हो सकता है और वो भी इस्लामाबाद में हो सकता है। आज सारा दिन ये भी डिस्कस होता रहा कि क्या डोनाल्ड ट्रंप खुद आ सकते हैं मुज़ाकरात का हिस्सा बनने के लिए। आपको इसका इम्कान दिखाई देता है? देखिए, होता क्या है, इस किस्म के जो बहुत ज़्यादा अहमियत के अगर कोई डील हो रही होती है या बहुत पोचीदा मसला, कोई बहुत दरीना मसला अगर उसका डील हो रही होती है तो ज़्यादातर सरबराहान आते हैं वहाँ। तो इसमें बिल्कुल इसकी कभी उम्मीद है कि डोनाल्ड ट्रंप खुद भी तशरीफ ले आए इस डील की। और उसकी एक और वजह भी है, एक साइकोलॉजिकल वजह है और एक मैंने आपको ट्रेडिशनल वजह बता दी डिप्लोमेसी में। साइकोलॉजिकल वजह यह है कि डोनाल्ड ट्रंप इब्तदाई तौर पर और इलेक्शन कैंपेन के दौरान और थ्रू आउट वो कहते रहे कि मैंने 8 जंगें रुकवाई हैं, मैं अमन का दाई हूँ, मैं हिस्ट्री में जाना और पहचाना जाना चाहता हूँ कि मैं
ने अमन करवाया है दुनिया में। तो उस लिहाज से अगर ये मामला सक्सेस की तरफ, जिस तरह के मैंने बताया कि एक पॉइंट के अलावा बाकी तमाम पॉइंट्स पर तो तकरीबन डिस्कशन हो चुकी थी। स्टेट ऑफ हॉर्मुज का भी कोई इतना मसला नहीं है, इंटरनेशनल लॉ मौजूद है, ये ब्लॉकेट मुझे नहीं नजर आता कि वैसे भी अगर ये नहीं भी होती ये जो 2 दिन के बाद दोबारा मीटिंग, उसके बावजूद सस्टेनेबल नहीं था कि वो ब्लॉकेट रहे, दुनिया के लिए सस्टेनेबल नहीं था और अमेरिका और बाकियों के लिए भी। तो वो तो खैर हो ही जाना था। आज मीटिंग चल रही है 2 सफीरों के दरमियान और मार्को रूबियो उसको करा रही हैं लबनान के हवाले से। अगर ये 2 दिन के बाद हमारे पास हो रही है तो मुझे उसके बादल भी छटते नजर आ रहे हैं। इसका मतलब इजराइल पर दबाव बॉटम्स अप भी हो रहा है, यानी कि वहाँ के अवाम का भी, वहाँ के कांग्रेस का भी, खासतौर पर अमेरिका में जो इजरायली लॉबी है, और उस इंटर्न जो इसमें डोनाल्ड ट्रंप को इसमें एक लिहाज से ये मिल सकता है एक सहारा कि भाई मेरे पास इतना प्रेशर है। तो लिहाजा क्योंकि स्पॉइलर तो बीच में एक ही था, तो अब रहा सवाल कि यस डोनाल्ड ट्रंप के आने के बिल्कुल कभी चांसेस हैं कि वो आएंगे, क्योंकि इसमें ये आगे बढ़ता नजर आ रहा है और कोई बैद नहीं। हालांकि ऐसे मामलात में कुछ और सेशन होने चाहिए थे, कुछ और सेशन हो सकते हैं, लेकिन अगर ये इख्तितामी सेशन है और उस पर इनरिचमेंट वाली बात, जैसा कि मैं कह रहा था कि जेनेवा में इसमें तकरीबन अकॉर्डिंग टू ओमान फॉरेन मिनिस्टर तकरीबन इसमें एग्री हो गया था। उसी बात को आगे ले जाते हुए कुछ लोग, कुछ 2 के हिसाब से 5 साल कहता है ईरान, उसको हो सकता है कि 8 साल 10 साल कर दें, और वो 20 साल कहते हैं तो बीच की कोई राह अख्तियार कर लें। ब्रिगेडियर मसूद साहब, खबर यही थी कि डोनाल्ड ट्रंप 2 दिन में मुज़ाकरात के दोबारा शुरू होने का इंदिया दे रहे हैं और कह रहे हैं कि 2 दिन में हम पाकिस्तान दोबारा जा सकते हैं और मुज़ाकरात दोबारा शुरू कर सकते हैं। और फिर उन्होंने फील्ड मार्शल की तारीफ भी की। उन्होंने कहा कि फील्ड मार्शल बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। यानी उन्होंने पाकिस्तान की ओवरऑल जो इस सिलसिले में अमन के लिए कोशिशें हैं उसको भी सराहा। आप इस डेवलपमेंट को कैसे देख रहे हैं? अगर 2 दिन में मुज़ाकरात दोबारा शुरू होते हैं तो कभी इम्कान है इस बात का कि नतीजा खैज हो सकते हैं या करीब करीब जा सकते हैं? लाइकली है, और अभी ये नतीजा खैज साबित होंगे। और आप देखें जिस तरीके से, जिस तरह आज जो प्रेसिडेंट, हमने कल भी बात की थी, उन्होंने कहा था कि वी आर इन कांटेक्ट विद द राइट पीपल, और उस तरह उनका बातचीत चल रही है। और तो इसका मतलब था बिहाइंड द सीन पाकिस्तान की बड़ी मेहनत शामिल थी। आपको पता है जब ये डेलीगेशन आए थे, कुछ यहाँ पे रुक भी गए थे, उनसे भी बातचीत चल रही थी। सो बिहाइंड द सीन देखा ना, बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व थे। तो तुम्हारे ख्याल में, और हमारा कहना भी यही था कि लाइकली होगा, इसी हफ्ते में होगा, ना होगा तो अगले हफ्ते में जाएंगे। लेकिन इस्लामाबाद में इट विल बी, इस्लामाबाद टॉक्स जो होंगे वो 2.0 जिसे हम कह सकते हैं वो होंगे। पर इट विल बी एन हिस्टोरिक और रेयर इवेंट होगा पाकिस्तान की इन 79 ईयर्स हिस्ट्री में। फॉर द फर्स्ट टाइम पाकिस्तान ने एक ऐसा काम किया इन द 47 ईयर्स में, जो एक देवर ड्रैगन ग्राउंड और एक दूसरे में हेटरेट भी थी, और जिस तरीके से इख्तलाफात और वो थे, और जिस तरीके से पाकिस्तान ने मेहनत की, क्रेडिबिलिटी देखना सारे एतमाद की बात है। जंग वहाँ पे होती है जहाँ पे ज़्यादा तनाव टेंशन होती है, और जहाँ एतमाद होता है वहाँ पे फिर फैसले भी होते हैं। तो आप देखें कि ईरान का एतमाद भी पाकिस्तान पे, खलीजी ममालिक का एतमाद पाकिस्तान पे, अमेरिका का एतमाद पाकिस्तान में। आपकी पोलिटिकल लीडरशिप, जिस तरह शहबाज शरीफ ने फैसिलिटेशन किया, लीडरशिप दिखाई, पोलिटिकल लीडरशिप, फिर वो खुद बाकी लोग दुनिया मानती है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की स्ट्रेटेजिक क्रेडिबिलिटी इतनी ज़बरदस्त थी। फिर लेट्स नॉट फॉरगेट इसहाक डार साहब ने जो डिप्लोमेटिक एफर्ट की, शटल डिप्लोमेसी की, तो वो मैं समझता हूँ कि वो बहुत मेहनत तलब काम था, सब किया। और सेंसिटिविटी जिस तरह पाकिस्तान ने देखा है, आप देखें ना, खाली बुला के एक जगह, तो देयरफॉर देखें इस्लामाबाद अभी बन गया है कि न्यूट्रल प्लेस, एक ऐसा कैपिटल है कि इट विल एक्ट एज ए ब्रिज पीस के लिए। और तुम्हारे ख्याल में इस पाकिस्तान की वैसे क्रेडिबिलिटी बन गई है और पाकिस्तान पर लोग जिस तरह ट्रस्ट कर रहे हैं, सो इट विल बी समथिंग आप कहें यूनिक है। और पाकिस्तान ने देखें ना पिछले 1-2 साल में जिस तरह अल्लाह के फजल व करम से इन 79 जिस तरह पाकिस्तान का प्रोफाइल उठा है, आप देखें, स्ट्रेटेजिक देखें, मिलिट्री देखें, पॉलिटिकल देखें, डिप्लोमेटिक देखें, आप पाकिस्तान हर जगह पे आपकी इज्जत और एहतराम दुनिया में आप लोग बताते हैं बढ़ गई है। दैट इज पाकिस्तान। वो एक था मार्के हक और बुनियाद और मरसूख, जब आपकी लीडरशिप ने डिसीजंस लिए इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ योर कंट्री और दुनिया को एक्नॉलेज करा। दुनिया फिर भी देखें ना, उन लोगों को
लाइक और रेस्पेक्ट करती है, जो मनवाते हैं और अपने बलबूते पे मनवाते हैं, अपने पावर मनवाते हैं। और जब पाकिस्तान जो 25 करोड़ आबादी का और एक अरब 40 करोड़ वालों को लिटा दिया था, सो दैट वाज अवर क्रेडिबिलिटी। तो मेरे ख्याल में इंशाल्लाह ये एक बड़ा हिस्टोरिक इवेंट होगा और पाकिस्तान में होगा, इस्लामाबाद में होगा। सही है इंशाल्लाह, और वो हम सब ऊपर उम्मीद हैं कि वो नतीजा खैस भी रहे। प्रोफेसर अदील मलिक साहब, एक जो कैलकुलेशन ईरान ने अपने तौर पर की है, वो समझते हैं कि इस जंग के दौरान ईरान का 270 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है, और जाहिर है वो उसकी कॉम्पनसेशन मांग रहे हैं। आपके ख्याल में ये जो कॉम्पनसेशन है, ये यानी जंगों के नतीजे में होने वाले मुज़ाकरात में इस तरह की शर्त रखी जाती है और अदा की जाती है किसी एग्रेसर की जानिब से, हमलावर की जानिब से, एक ऐसे मुल्क पर जिसका नुकसान हुआ हो, और इस बात का कितना इम्कान आपको दिखाई देता है? और वाकई ये 270 अरब डॉलर का ईरान का नुकसान ये मुज़ाकरात की मेज़ पर आपके ख्याल में बहुत अहम नुक्ते के तौर पर मौजूद है? बहुत ज़्यादा अहम नुक्ता है, बल्कि जो अगले 20 साल ईरान की जो रिकंस्ट्रक्शन है और उसका डेवलपमेंट है, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। देखिए, आपको ये जहन में रखना चाहिए कि ईरान इज़ वन ऑफ द मोस्ट हैवीली सैंक्शन स्टेट्स इन द वर्ल्ड, जिनके ऊपर सबसे ज़्यादा सैंक्शंस लगी हैं। तो जो पिछला भी नेगोशिएशंस थी, जिस तरह JCPOA था, उसमें भी जो एक बड़ा नुक्ता था वो ये था कि कैसे ईरान के ऊपर जो सैंक्शंस हैं उनको आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे उसको कम किया जाए, उसके असर को। इसलिए क्योंकि ईरान की जो अंदर की पॉलिटिकल इकोनॉमी है उसमें बहुत ज़्यादा जो ग्रुप्स हैं वो चाहते हैं कि आलमी मईशत के साथ जुड़े, उनकी मिडिल क्लास स्क्वीज़ हुई हुई है। इस जंग से पहले भी ईरान के बहुत ज़्यादा मुआशी मसाइल थे, तो अब इस जंग के बाद मज़ीद पैसों की ज़रूरत है कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो। अभी तो तब सब लोग ईरान में इकट्ठे हैं, दे आर रैलिंग अराउंड द फ्लैग, वो सारे इकट्ठे हैं हुकूमत के साथ मुल्क को बचाने के लिए। लेकिन जब जंग के बादल छटेंगे तो उसके बाद फिर सवाल होंगे, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना होगा, आपको वो जो तबाही है उसको ख़त्म करने के लिए नया इंफ्रास्ट्रक्चर, पुल बनाने, यूनिवर्सिटीज़ बनानी है, इलेक्ट्रिसिटी इंफ्रास्ट्रक्चर को इकट्ठा करना है। तो अगर आपकी कहीं ना कहीं आपको कोई फाइनेंशियल रिलीफ नहीं मिलती सैंक्शंस की मद में, या उनके जो पैसे रोक रखे हुए हैं मगरब ने, या उनको कुछ तरह की रेपरेशंस ना मिले, तो फिर ये ईरान के लिए जंग के बाद जीत नहीं है। जंग के बाद एक नए दौर का आगाज़ होगा जिसमें मुख्तलिफ तरह के मसाइल होंगे। तो ये ईरान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी है कि पिछले 10-15 सालों में जितनी भी अटैम्प्ट्स हुई कि किसी न किसी तरह मुज़ाकरात के थ्रू न्यूक्लियर मसले को हल किया जाए और उसके नतीजे में सैंक्शंस रिलीफ मिले, वो नहीं मिल सका मुज़ाकरात के नतीजे में। चुनाचे अब अगर जंग हुई है और जंग के बाद मुज़ाकरात हो रहे हैं, तो कम से कम उसका नतीजा ये निकलना चाहिए कि वो जो रिलीफ इतने अरसे से मुज़ाकरात की मेज़ पे मांगी जा रही थी, वो अब उसका और भी ज़्यादा मौका है, क्योंकि जंग की वजह से बहुत तबाही हो चुकी है। डॉक्टर जमील साहब, अब ईरान और अमेरिका जब मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठ रहे हैं और दोबारा बैठेंगे, तो दबाव में कौन है, अमेरिका या ईरान? दोनों दबाव में है हकीकत में। अगर हकीकत में देखा जाए, देखें अमेरिका क्यों दबाव में है। अमेरिका का अगले इलेक्शन भी आ रहा है। अमेरिका में जिस तरह डॉक्टर साहब ने बताया, अपना प्रोफेसर साहब ने, रिसेशन भी है वहाँ बॉटम द प्रेशर भी है। आपने देख लिया कि 90 लाख अफराद 3,300 डिफरेंट इवेंट्स में जगहों पर एक दिन में निकल आए, और उन्होंने जो नारे लगाए, जो प्ले कार्ड लिए हुए थे, हम सारों को पता है, नो किंग। और उसके साथ साथ असल तो इस जंग का मसला था, उनके कांग्रेस मेंबर्स 36 के करीब हैं जो कि अगले इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए तैयार नहीं है। उनको पता है कि रिपब्लिकन अगर यही सिलसिला रहा तो उसका ग्राफ जितना डाउन हुआ है उनके लिए जीतना मुश्किल हो जाएगा। तो ये तमाम चीज़ों को अगर मलूज़े खाते रखें तो डोनाल्ड ट्रंप पर यकीनन एक प्रेशर है, और अगर वो अपना हार जाते हैं, ये तारीख है उनकी और सर्वे मौजूद है अमेरिका की, कि अगर कोई किसी कंट्री का अगर जिस वक्त में, जिस रूलिंग पार्टी के वक्त में महंगाई, रिसेशन और खासतौर पे ऑयल $110 से ऊपर चला जाए, तो वो 20 से 24 सीटें हार जाती हैं। ये एक सर्वे, एक जनरल सर्वे मौजूद है। तो उससे अगर 20 से 24 सीटें कांग्रेस में हार जाती हैं तो उनका अपर हाउस भी गया, लोअर हाउस भी गया। तो ऐसी सूरत में क्या होगा कि इम्पीचमेंट के लिए कुछ कांग्रेसमैन तैयार बैठे हुए, 25 अमेंडमेंट को ले आएंगे बीच में। तो ये तो पूरा डार्क हो जाएगा रिपब्लिकन का मामला, इसलिए भी वो चाहते हैं। दूसरी इसकी बड़ी वजह यह है कि क्यों डील चाहते हैं, इस वक्त प्रेशर में क्यों है कि बस ये तकरीबन 28 तारीख आने वाली है,
उससे पहले अगर उनको नहीं मिला तो ये खुद ब खुद सारा खत्म हो जाएगा। कांग्रेस से अगर अप्रूवल नहीं मिलती है, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के तहत वो इतना ही कर सकते थे, इससे ज्यादा 28 से आगे नहीं जा सकते। 200 बिलियन जो उन्होंने मांगे वो कांग्रेस नहीं दे रही है, कोई रास्ता नहीं है। एक नेतन्याहू की अपनी जगह पे प्रेशर, लेकिन बिल्कुल एक मसले में फंस गई है रिपब्लिकन, वो उसको इधर से निकलना है। ईरान के लिए क्या मसला है? कोई 3000 अफराद जाबहक हो गए, उनके लीडरान, उनकी पहली तह, दूसरी तह, तीसरा लेवल, सारे लीडरान उनके फना हो गए। ये तो वो कौम है जिनको कि सलूट करना चाहिए कि वो अपने पैरों पे खड़ी है। उनके कोई 1000 से ज्यादा बिल्डिंगें तबाह हो गई हैं, उनके स्कूल्स, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर्स, उनके साइट्स, बिजली की साइट्स, उनकी डिसैलिनेशन प्लांट तेहरान की, यू नेम एनी, और उसके बावजूद वो अपने पैरों पर खड़े हैं, तो उनका भी नुकसान हुआ है। और जो सैंक्शन की बात हो रही थी दुरुस्त है, लेकिन अगर उनको कंपनसेशन, उनके लिए यही काफी होगी अगर उन पर से ये डील हो जाए, सैंक्शन हट जाए। ईरानी कौम वो कौम है और उनके पास ये रिसोर्सेज हैं, वो जराए हैं, इस खित्ते में सबसे ज्यादा एजुकेशन, साइंटिस्ट, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स मौजूद हैं कि वो अपने सैंक्शन के बाद दुनिया जब इन्वेस्टमेंट लेके आएगी, वो अपने प्रोडक्ट्स को सही दामों पर जब बाहर एक्सपोर्ट करेंगे, खासतौर पे ऑयल और ऑयल रिलेटेड प्रोडक्ट, तो उनके पास, और फिर स्टेट ऑफ हॉर्मुज का आर्टिकल 24 है यूनाइटेड नेशंस लॉ ऑफ हाई सीज, उसके तहत वो कहते हैं कि हमें टॉल चाहिए, और डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं हम नहीं देंगे, लेकिन एक कानून उसमें बीच में आ जाता है जिसके तहत वो आबनाएं जहां से ये टेरिटरी गुजरती है, जिस तरह के ईरान और ओमान, तो वो उस पर टॉल लगा सकते हैं उसके तहत। तो कहने का मकसद है वो कंपनसेट हो जाएंगे। $200 रिकंस्ट्रक्शन के लिए वो एक ठीक है, एक बार्गेनिंग बात है। मैं नहीं समझता कि अमेरिका उस हद तक जाएगा कि इसको एक्सेप्ट कर लेगा, क्योंकि अमेरिका चाहता है कि वो अपने ट्रॉफी लेके जाए कि हम जीत गए। डोनाल्ड ट्रंप ने एक मरतबा नहीं, मुतअद्दिद बार कहा है कि हमने 95% कैपेसिटी, ईरान की अस्करी कैपेसिटी खत्म कर दी है, नेवी खत्म कर दी, एयरफोर्स खत्म कर दी, हम तो जंग जीत चुके हैं। और पीट हेगसेट भी यही कहते हैं। तो उन्होंने तो अपने कौम को तैयार कर लिया है कि हम जीत चुके हैं। ईरान तो वैसे ही अपने कौम को बता चुका है कि देखो, हम दुनिया की सबसे बड़ी जो ताकत है उसके सामने 30 दिन तक खड़े हैं। और इसी तरह उन्होंने अपने कौम को मोटी, और फिर इतनी पुरानी सिविलाइजेशन है कि वो अपने पैरों पर खड़ी हो सकती है दोबारा। तो लिहाजा इट्स अ विनिंग पोजीशन फॉर बोथ द कंट्रीज। And I think आपको लगता है कि वो कॉम्पनसेशन पे नहीं करेंगे, मगर ब्रिगेडियर मसूद साहब, अब वो जो टॉल है उसको भी कॉम्पनसेशन की मद में लेना चाहते हैं, या हरजाने के तौर पर वो जंग का हरजाना लेना चाहते हैं टॉल्स की, लेकिन अमेरिका इसकी तरफ भी तो नहीं आ रहा। यानी अमेरिका चाहता है कि टॉल ना लिया जाए वहां से गुजरने वाले जहाजों से। उसे लगता है कि इससे ईरान की इकोनॉमी को स्ट्रेंथन वो होगी। तो अब सवाल ये है कि अगर ईरान के ऊपर सैंक्शंस भी रही हैं, उनकी इकोनॉमी पहले ही बहुत मुतासर रही है, फिर आप उनको टॉल भी नहीं लेना चाहते और आप उनके साथ उनको कॉम्पनसेशन भी पे नहीं करना चाहते, तो कहीं तो इजाला करना पड़ेगा ईरान का। जी हाँ, लाइकली देखें, होगा ये है कि अभी बात हो रही थी सैंक्शंस की, 3600 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सैंक्शंस लगे हैं ईरान पे। सो हैवीली सैंक्शन है और बहुत मसाइल में। सो ऑयल वाज द ओनली है जो रेवेन्यू के लिए सोर्स था उनके लिए। और फिर ये है कि अभी एक और एस्टिमेट्स लगाए गए थे, अगर ये टोल टैक्स लेना शुरू कर देते हैं, जिस तरह फी लेते हैं, तो उनका $60 बिलियन एक साल में इनकी इनकम होनी थी। और तो फिर मेरे ख्याल में लाइकली अभी क्या होगा कि कंपनसेशन की जहाँ वहाँ बात कर रहे हैं, तो वो सैंक्शंस को लिफ्ट कर देंगे, जो एसेट फ्रीज हुए वो उनको अनफ्रीज कर देंगे। और उस पर मुझे लगता है कि वो अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। जिस तरह कोई कतर में भी कोई पैसे फ्रीज हैं, वेस्ट में पैसे फ्रीज हैं इनके, जब इवन सेक्शंस में डिफरेंट कैटेगरीज के हैं, सेकेंडरी एंड प्राइमरी है, वो भी हटा देंगे। तो उस पर भी एक अंडरस्टैंडिंग हो सकती है। और जिस तरह ईरानी क्लेम करें $260 बिलियन के डैमेजेस हुए हैं, तो कुछ ना कुछ एक मेरे ख्याल में रास्ता इसमें भी निकल सकता है, चीजें एड्रेस हो सकती है। जी सही है। प्रोफेसर अदील साहब, आपके सामने भी यही सवाल मैं रखता हूँ कि ईरान कॉम्पनसेशन चाहता है, चाहे वो पैसों की मद में हो, या अगर वो नहीं होता तो वो टॉल लेना चाहता है, और उसको भी वो चाहता है कि जंग के हरजाने के तौर पर वो देख रहा है। फिर उस पर सैंक्शंस हैं, वो चाहता है कि सैंक्शंस हटाई जाएं ताकि उसकी इकोनॉमी ग्रो कर सके, और इकोनॉमी के ऊपर उनके बहुत प्रेशर है। ये लोगों का एहतजाज भी पिछले बरस में इसीलिए रहा है कि महंगाई है, चीज़ें ख़राब हैं। तो आपके ख्याल में इस सूरत हाल से ईरान को निकलने में क्या ये जंग मौका फराहम कर सकती है? बिल्कुल, और ये मेरे ख्याल में जो उनके नेगोशिएटर्स हैं वो यही बात सोच रहे हैं कि जो बात
मुज़ाकरात की मेज़ पे जंग के बगैर ओबामा के ज़माने में और उसके बाद नहीं हासिल की जा सकी, वो अब इसका सुनहरी मौका है कि अब जब ईरान की पास एक लेवरेज है और वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज भी उनके कंट्रोल में है, उस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को वो सिर्फ जंग बंदी के नाम पे ख़त्म नहीं करेंगे, क्योंकि जंग बंदी विदाउट कॉम्पनसेशन ईरान को वो मौका नहीं देती कि वो दोबारा से उभरे। जिस तरह हमारे एस्टीम्ड गेस्ट ने कहा कि वो बहुत पुरानी सिविलाइजेशन है और वो एकदम से खड़ी हो सकती है, लेकिन उसको वसाइल की ज़रूरत है। उसके बगैर ईरान के अंदर भी जो मुख्तलिफ तरह के चैलेंजेस हैं उनसे डील करना बहुत मुश्किल है। तो मेरे ख्याल में ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज अबनाए हॉर्मस के ऊपर ईरान ने अपना कंट्रोल हासिल कर लिया है, उसको वो किसी बड़ी फाइनेंशियल कॉम्पनसेशन के बगैर नहीं छोड़ेगा। बिल्कुल सही है। तो आप अगर मजमूई तौर पर हम देखें तो इसका मतलब है कि टेबल के ऊपर 3-4 बड़े इशूज आ गए। लेबनान वाला इशू, अपना हॉर्मुज़ वाला उसकी कंट्रोल का इशू, फिर कॉम्पनसेशन जो है उसका इशू, न्यूक्लियर इशू। इनमें आपके ख्याल में जमील साहब टॉप ऑफ द लिस्ट क्या चीज़ है न्यूक्लियर के अलावा? सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियर का मामला सर फहरिस्त है और बाकी ज़िमनी मामलात हैं। अगर आप तमाम इशारे उठा के देख लें, तमाम डॉट्स को कनेक्ट कर लें, तो सर फहरिस्त न्यूक्लियर है और न्यूक्लियर इनरिचमेंट है, जिसके पीछे इजराइल भी पड़ा हुआ है। इजराइल को कोई लेना देना नहीं है, बाकी तमाम चीजों से कम लेना देना है, लेकिन ये जो इनरिचमेंट वाला मामला है, और क्योंकि इजराइल का इन्फ्लुएंस मैं बता चुका हूँ पहले, तो उस लिहाज से टॉप पर ये है, बाकी चीजें हल तलब हैं। तो शहबाज शरीफ साहब का जो दौरा है सऊदी अरब का, कतर का, तुर्की का, ये इस सारे सिनेरियो में ब्रिगेड साहब कितनी अहमियत का हामिल है? बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखें, हम तो ऑन बोर्ड लेना चाहते थे। अगर आपको याद है कि तुर्की और कतर के फॉरेन मिनिस्टर तो और इजिप्ट के इधर आए हुए थे और वो उस वक्त भी एक एफर्ट की गई थी, तो वो और अब कतर भी इसमें शामिल किया गया है। सो पीछे भी हमने ये कोशिश की थी, वी केप्ट सऊदी अरब ऑन बोर्ड रखा, इन्फॉर्म रखा, और दैट्स वाई हमारी इन्वॉल्वमेंट की वजह से उन्होंने बड़ा रिस्ट्रेंट एक्सरसाइज किया, कूलनेस अपनी शो की, अपनी इन्वॉल्वमेंट उन्होंने नहीं की थी। सो देयरफॉर देखें, एक तो ये वो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग भी है, वो एक किस्म का आप समझ लें, उनको ऑन बोर्ड लेना भी है, और फिर उनको देखें कि उनका वो शुक्रिया भी अदा करना होगा। यकीनन जो हमारे कहने पे उन्होंने बहुत सारा वो अपना तो सब्र का मुजाहरा किया है, और खिते के अंदर यकीनन तो पाकिस्तान चाहेगा, स्पेशली जीसीसी कंट्रीज का फ्यूचर में, स्पेशली जो एक लाइकली रीसेट होगी इसके बाद से, जो बिल्कुल ऑलमोस्ट द डायनेमिक्स इन वेस्ट एशिया चेंज हो जाएंगे, लेकिन उस बारे में भी बातचीत होगी। और तो मेरे ख्याल में बहुत उस पार्ट में सेंसिटिव है, और वैसे भी खबरें थी, तो मेरे ख्याल में कि ये एक दिन का ही विजिट कहीं होगा, जाके प्राइम मिनिस्टर वापस आएंगे। इट्स लाइकली यहाँ पे कोई समिट होगी ईरान के ऊपर। सही। और यही डॉक्टर जमील साहब, आपके सामने भी मैं ये सवाल रखना चाहता हूँ कि आपके ख्याल में ये जो प्राइम मिनिस्टर का विजिट है सऊदी का, कतर का, तुर्की का, ये कितना इंपॉर्टेंट है? देखिए, जब भी हमने इस किस्म के बड़े डिप्लोमेटिक स्टेप्स को लिया है, हमने अपने तमाम जो हमारे दोस्त ममालिक हैं जिनसे हमारे राहो रस्म सबसे ज्यादा है, उनसे हम कंसल्ट करते हैं। इस मामले में तो सऊदी अरब का बड़ा स्टेक है। सऊदी अरब अपने आप को इस मामले में विक्टिम समझता है, और आपको पता है कि हमने अपना कंटिजेंट भी भेजा है, मजीद भेजा है जो पिछले 2 दिनों में, और उसकी वजह से प्राइम मिनिस्टर का जाना वहां बनता है, तुर्की भी जाना बनता है, क्योंकि तुर्की के साथ वो हमारे साथ रहा इस तमाम फैसिलिटेशन में, इजिप्ट भी हमारे साथ रहा, और ऑफ कोर्स चाइना पसे पर्दा, हम हमेशा उसके पसे पर्दा क्या, हम हमेशा उसे कंसल्टेशन करते रहे चाइना के साथ। तो ये तमाम मुमालिक को तो हम साथ लेके चलते हैं। इससे हटकर प्राइम मिनिस्टर और हमारे CDF ने चीफ ऑफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम अली साहब ने नहीं छोड़ी, उसमें मुख्तलिफ इन तमाम मरीजी ममालिक और चाइना के साथ और तुर्की के साथ तो बहुत बामोरूज पर, लेकिन उसके अलावा बाकी भी वेस्टर्न कंट्रीज के साथ हमारी मिलिट्री डिप्लोमेसी इन लाइन विद और इन टेंडम विद द ट्रेडिशनल डिप्लोमेसी जारी रही है। ये मिनिस्टर जा रहे हैं, ये भी उसी का एक हिस्सा है, ताकि जो आगे डील हो रही हो उसमें किसी को, खलीजी ममालिक को, और खलीजी ममालिक में जो सीट ऑफ कैपिटल है OIC की, वो तो है ही सऊदी अरब के पास ना। तो इस लिहाज से बहुत जरूरी है कि सऊदी अरब जो है उसमें उसको कोई किसी किस्म की कोई ऑब्जर्वेशन ना हो। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि वो उन्हें भी और उनके साथ भी
ये तमाम कंसल्टेशन की जाए। और प्राइम मिनिस्टर के जाने का मकसद है उसके अलावा जो हमारे पिछले जो मईशत हमारी मखदूश है, जो वहाँ से हमें अंडरस्टैंडिंग मिली है, जब 3.5 बिलियन हमारे जो वापस मांग लिए गए हैं जो डिपॉजिट था, तो और बहुत सारी चीजें एसोसिएटेड हैं। लेकिन इस वक्त जो सर फहरिस्त चीज है वो यही है कि सऊदी अरब के ऊपर अब हमला नहीं हो, या अदालत में अब थोड़ा सा आराम और चैन आए और ये डील हो जाए। और इस डील के क्या मज़मरात हो सकते हैं, ये आपस में मुल्क, हम भी जब सफीर थे तो ये सफरा आपस में इसको कंसल्ट करके अपने अपने मुल्क को बता देते कि हमने ये कंसल्ट कर लिया है, और उसके मुताबिक फिर जाके अपनी राय और अपनी वो फाइनल उस पे ओपिनियन काम करते होता है। और हमारे जो मिलिट्री हैं और हमारी मिलिट्री सीडिया सारे इस वक्त इसी काम पर लगे होंगे कि हमारे जिन ममालिक का, बल्कि वेस्टर्न कंट्रीज भी उनके साथ बाकायदे राब्ते में लगे होंगे, ताकि जब ये डील हो तो सारों के लिए नजर आए कि ये विन विन गेम है पूरे जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, और इसमें तो स्टेक होल्डर्स हैं हमारे। विन विन सिचुएशन सबके लिए होनी चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है उसका कंट्रोल प्रोफेसर साहब किसके पास रहेगा, क्योंकि अब हमने देखा है कि इसकी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की सिर्फ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस नहीं है बल्कि इसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस भी है। अब तो ये एक तुर्क का पत्ता है ईरान के हाथ में, और अगर ये कहा जाए कि शायद आपने हॉर्मुज़ के कंट्रोल ने ही ईरान को बचाया है तो ये भी शायद गलत नहीं होगा। तो आपके ख्याल में ईरान इसका कंट्रोल छोड़ सकता है या इस पर कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता है, क्योंकि उसको इकोनॉमिकली और स्ट्रेटेजिकली दोनों तरह से ज़रूरत है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की? मुझे ये लगता है कि चूंकि बहुत बड़ा एतमाद साजी का फुकदान है, तो ईरान एक पॉसिबिलिटी ये है कि बजाय इसके कि वो एक ही मर्तबा इसका कंट्रोल छोड़ दे, वो इसको फेज्ड अंदाज में पहले गो में वो आहिस्ता से उसका एक खोले, और ख़ास तरह के एक्टर्स उसमें हो, पाकिस्तान, सऊदी अरब और गारंटर्स हो, और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसका खोला जाए। लेकिन मेरे ख्याल में अब एक मल्टीलैटरल एफर्ट चाहिए होगी कि मुकम्मल तौर पे खुल जाए। तो मुझे ये लग रहा है कि ये मुख्तलिफ मरहलों में ये खुलेगा, और उसको हम ये कहें कि प्री वॉर एक्विलिब्रियम की तरफ फ़ौरन चला जाएगा, इसका मेरा नहीं ख्याल कि बहुत ज़्यादा इसकी पॉसिबिलिटी है। बाकी जो सिफारतकारी का आपने कहा, मैं उस पर एक चीज़ एम्फसाइज करना चाहूँगा कि पाकिस्तान की जो मुस्बत और बहुत आला सिफारतकारी की मिसाल न सिर्फ अभी रही है, लेकिन हमेशा से हमने ये कोशिश की है पाकिस्तान ने कि वो अपने जो 7 मुख्तलिफ उसके एलाइज हैं, ख़ास तौर पे तुर्की है और सऊदी अरेबिया और कतर भी उसमें शामिल है, उनको महसूस हो कि हम अलहदा से कोई डिसीजन नहीं कर रहे। अगर हम एक मीडिएटर का रोल प्ले कर रहे हैं तो उनके मुफादात इस पूरी डील के अंदर भी प्रोटेक्टेड हो। अगर उनके कोई कंसर्न्स हैं वो पहले से ही हमें मालूम हो। ये जो कम्युनिकेशन है ये बहुत आम है, क्योंकि मैं मशरिक़ वस्ता को पढ़ता हूँ, इस वक्त बहुत सारे जो अरबिक ट्विटर है उसमें ये एक ख़ास तरह की यानी गिला है कि देखें हमें जो है अमेरिका ने और वो पूरे उस प्रोसेस से हमें बाहर रखा है, हमने जंग का हमें खमियाजा तो भुगतना पड़ रहा है, लेकिन कोई जंग की रेजोल्यूशन उसमें हमारा कोई स्टेक नहीं है। तो इस लिहाज से ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम जाके अपने तमाम हमारे जो दोस्त ममालिक हैं, खलीजी भी और दूसरे भी, वो हमारे साथ शामिल हो, उनको महसूस हो कि हमने उनसे पूछा, उनकी कंसर्न्स को पहले से रिकग्नाइज किया और वो उस प्रोसेस का हिस्सा बना। तो यही वो स्टेप्स हैं जिससे हमारी जो सिफारतकारी है वो मजबूत होती है, क्योंकि कंसेंसस बिल्डिंग होती है यूनिलैटरल डिसीजन में हो। ठीक, बहुत शुक्रिया प्रोफेसर अदील मलिक साहब, ब्रिगेडियर मसूद साहब और डॉक्टर जमील अहमद खान साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। इसी प्रोग्राम के दौरान जो खबर आई कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगले 2 दिन में ब्रेक थ्रू हो सकता है, या इस लिहाज से कि वो दोबारा मुज़ाकरात पर आ सकते हैं, इस्लामाबाद में ये मुज़ाकरात हो सकते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर है। और ज़ाहिर है इस कॉन्फ्लिक्ट की रेजोल्यूशन के लिए दोबारा बैठना बहुत ज़रूरी है, और अगर अमेरिका दोबारा बैठने का इंदिया दे रहा है और डोनाल्ड ट्रंप खुद कह रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि पेशरफ्त की तवक्को की जा सकती है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।